नमस्कार साथियों। पूर्व में हमने अलंकार पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और उसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम शब्दालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उसके बारे में और अर्थालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उनके बारे में चर्चा करने के बाद अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। जैसा कि आपके सामने शब्दालंकार और अर्थालंकार दिया हुआ है। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उदाहरण और विरोधाभास अलंकार आते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में शब्दालंकार व अर्थालंकार के अंतर्गत जो ऊपर लिखे हुए अलंकार हैं वही हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत आज हम लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार, जिस काव्य में वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्णों की आवृत्ति की बात आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। विरति विवेक विमल विज्ञाना, आपने ये जो उदाहरण देखा है, इस उदाहरण में प्रथम अक्षर उसमें व, दूसरा अक्षर है उसका पहला अक्षर भी वह है, तीसरा जो शब्द दिया हुआ है उस तीसरे शब्द का पहला अक्षर भी वह है और चौथे शब्द में भी पहला अक्षर वह दिया हुआ है। इस प्रकार से इस पूरे काव्य पंक्ति में वह वर्ण की आवृत्ति हुई जो 2 या 2 से अधिक बार हुई, अर्थात 4 बार हुई है। इसी कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब कई लोग आवर्ती के बारे में नहीं जानते कि आवर्ती होती कैसी है, किस प्रकार से होती है, तो उसको समझाने के लिए वर्णों की आवृत्ति से तात्पर्य क्या है। कोई वर्ण किसी शब्द के प्रारंभ में है तो वही वर्ण अगले शब्द के प्रारंभ में भी आएगा, और यदि अंत में है तो अंत में आएगा, और यदि मध्य में है तो मध्य में आएगा। जैसा चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो आपने देखा कि जो उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें पहले च वर्ण की आवृत्ति हुई, तो आप देखते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति किस प्रकार से, प्रथम शब्द में च पहले आया, दूसरे शब्द में भी च पहले आया और तीसरे शब्द में भी च पहले आया। तो इस प्रकार से च वर्ण की आवृत्ति हो गई। अब हम इसी को ध्यान में देखें तो खेल, जल और थल, इस प्रकार से ये जो लिखा हुआ है इसमें ल वर्ण की जो आवृत्ति है वह शब्द के अंत में आई है। इस प्रकार से कई और उदाहरण भी बनते हैं जिसमें वर्णों की जो आवृत्ति है वह प्रारंभ में भी आती है, मध्य में भी आती है और अंत में भी आती है। तो आप लोग सबसे पहले इस आवृत्ति को समझेंगे तो उसके बाद अनुप्रास अलंकार आपके लिए बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा। अब हम लोग अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास। अब ये जो अनुप्रास के भेद दिए गए हैं, यह भेद भी उन आवर्ती पर ही निर्भर करता है कि इनकी आवर्ती और आवर्ती के अनुसार अनुप्रास अलंकार के भेद। पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है? छेकानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है, यानी कोई भी वर्ण होगा उसकी आवृत्ति 2 बार से अधिक नहीं होगी। आप देखिए उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, कानन कठिन भयंकर भारी। तो कानन कठिन, कानन में क, कठिन में क, कितनी बार आया? 2 बार आया। और भयंकर भारी, भयंकर भारी में भ, भयंकर में भ और भारी में भी भ 2 बार ही आया। अर्थात छेकानुप्रास में क्या होता है, वर्ण की जो आवृत्ति है वह 2 बार होती है। एक उदाहरण और नीचे लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने तिन गोविंद दियो बताए। लेकिन अलंकार की जो स्थिति है वह केवल इसी चरण में है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। तो गुरु और गोविंद ग वर्ण की आवृत्ति हो गई तो 2 बारी हुई। इसलिए छेकानुप्रास बहुत ही सरल है, वर्णों की जो आवृत्ति होती है वह 2 बार होती है, इसलिए वहाँ छेकानुप्रास का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं वृत्त्यानुप्रास की।
छेकानुप्रास से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है, यानी 2 से अधिक बार होनी चाहिए। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार भी होगी वह वृत्त्यनुप्रास के अंतर्गत आएगा। अब उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। इसमें ग वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है। 2 से अधिक बार अर्थात 3 बार भी हो जाए तो वह वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। एक उदाहरण और दिया हुआ है, निपट नीरव नंद निकेत में, अर्थात न वर्ण की आवृत्ति हो गई जो 2 से अधिक बार हुई है। तो छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास को दोनों को मैंने साथ में यहाँ समझाने का प्रयास किया और आपने देखा कि किस प्रकार से छेकानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति 2 बार ही होती है और 2 से अधिक बार होते ही हम लोग उसे वृत्त्यानुप्रास में लेकर चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं अलंकार के अगले भेद की, जिसका नाम है श्रुत्यनुप्रास। श्रुत यानी सुनना, अर्थात हम जब अक्षरों को बोलते हैं तो उनके उच्चारण स्थान निश्चित किए हुए हैं। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, इस प्रकार से हमारे मुख विवर से अक्षरों का उच्चारण स्थान तय किया गया है, निश्चित किया गया है। तो वो कहते हैं कि श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, जब एक ही स्थान से उच्चारण होने वाले वर्ण का प्रयोग बार बार किया जाता है। अब किस प्रकार से किया जाता है तो हम लोग इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तुलसीदास सहित निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो इसमें क्या हो गया, आप लोगों को मैंने विस्तार से भी समझाने का प्रयास किया है कि उपयुक्त काव्य पंक्ति में दंत्य अक्षर त, ल, श, द, श, फिर श, फिर द, न, स, द, न, इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले अक्षरों का प्रयोग इस पंक्ति में हुआ, इसलिए वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अर्थात एक स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग जब किया जाता है वहाँ श्रुत्यानुप्रास का अलंकार का प्रयोग माना जाता है। और सुनने पर चमत्कार होता है, तुलसीदास सहित निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो इस प्रकार से जब हम लोग काव्य पंक्ति का गायन भी करते हैं और एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले अक्षर आते हैं तो भी उसमें चमत्कार और सुंदरता आती है। तो अनुप्रास अलंकार का जो तीसरा भेद था वह तीसरा भेद श्रुत्यानुप्रास है। अब हम बात करते हैं इसके अंतिम अलंकार की, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास आप लोग कई प्रकार की कविताएं सुनते हैं, बहुत आसान है। जो काव्य पंक्तियां होती है उसके पहले चरण और दूसरा जो चरण होता है उस चरण के अंत में, उस चरण के अंत में जब तुकबंदी आती है और तुकबंदी आने पर उसका जो आनंद है वो बढ़ जाता है। जैसे झांसी की रानी की कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई, बूंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आप लोग देखते हैं कि जब एक चरण पूरा हुआ तो पीछे थी आया, दूसरा चरण पूरा हुआ तो भी उसके पीछे थी आया। तो दोनों चरणों का जब तुक बनता है, दोनों चरणों का जब एक समान वर्णों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास का प्रयोग माना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग केवल एक उदाहरण के माध्यम से भी इन अनुप्रास अलंकार के भेदों को समझ सकते हैं। पहले छेकानुप्रास की बात हो गई, उसके बाद वृत्त्यानुप्रास की हो गई, फिर श्रुत्यानुप्रास की हो गई, फिर अंत्यानुप्रास की बात हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ 2 वर्णों की आवर्ती होगी। वर्णों की आवर्ती ये ध्यान रखना है, शब्दों की आवर्ती नहीं है।
वर्णों की आवर्ती है। इस वर्णों की आवर्ती पर ही हम लोगों को विशेष जोर देना है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, इस प्रकार से जो वर्ण होते हैं वही वर्ण माने जाते हैं। राम, श्याम, मोहन, ये पूरे शब्द हैं। तो शब्द नहीं, केवल वर्ण की आवर्ती पर हम लोगों को ध्यान देना है, तब हम लोग बड़ी आसानी से इस अलंकार को समझ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदी के काव्यों में सर्वाधिक प्रयोग इसी अलंकार का होता है। तो हम लोग इसके बाद आगे वाली कक्षा में यमक और श्लेष अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने जो भी अभी आप लोगों को इस पावर पॉइंट के माध्यम से समझाया है, आप लोग इनको लिख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।